अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज हम एक और बहुत ही मज़ेदार एपिसोड के साथ हाज़िर हुए हैं और नावल का नाम तो आपको पता ही है, माही वे बाय मरियम अलीशा, और ये एपिसोड 11 है। तो चलते नावल की जानिब। और उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करेंगे। ठीक है, एपिसोड की तरफ चलते हैं। बिनेश आज सुनान पर खासी तपी हुई थी, मगर यूनिवर्सिटी में दानियल की गई हरकत से उसका मूड ठीक हो गया था। आज वो ड्राइवर के साथ आई थी। वो बाकायदा तौर पर फहद विला शिफ्ट हो चुकी थी। बख्त विला फ़रोख्त कर दिया गया था। वो यूनिवर्सिटी से बाहर आई और गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने लगी। सामने ही उसे गाड़ी नज़र आ गई। तेज़ तेज़ कदम उठाती वो गाड़ी तक आई, मगर ड्राइवर की जगह सनान को गाड़ी से निकलता देखकर हैरान हुई। आप? वो एक लफ्ज़ बोली। जी बैठे। उसने गाड़ी का फ्रंट डोर खोला और बिनिश को इशारा किया। थोड़ी बहुत उर्दू वो बोलना सीख चुका था। पाकिस्तान आए उसे 10 दिन हो चुके थे। वो रोज़ वो कुछ ना कुछ सीख रहा था, कुछ बिनिश से और कुछ इंटरनेट से। एक्सेंट का मसला था, लेकिन वो क्यूट लगता था। बिजनेस उसकी वालदा संभाल रही थी, मगर ऑनलाइन सब कुछ वो खुद देखता था। बिनिश मुंह फुलाए फ्रंट सीट पर आ बैठी। क्या हुआ? सनान ने उसके नाराज़ चेहरे को देखा। नथिंग। बिनिश ने कंधे उचकाए। सनान ने गौर से उसके चेहरे को देखा। वो नाराज़ नज़र आ रही थी। आपने मैसेज नहीं पढ़े? वो शीशा आहिस्ता अंग्रेज़ी में बोल रहा था। आपको तमीज़ नहीं है? वो भी उसकी ज़बान में बोली। पर मैंने क्या किया? उसने हैरानगी से पूछा और ब्रेक लगाया, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती जल रही थी। क्या नहीं किया? ये पूछे। वो नाक सिकुड़ती बोली। सनान ने हैरत से उसके अंदाज़ को देखा। पर मैंने क्या किया है आपको? वो हैरान था, बहुत ज़्यादा हैरान। दफ़ा हो। क्या आपने मुझे दफ़ा होने को कहा? बिनिश ने उसे घूरा। जी कहा है, पर यह कोई बुरी बात है क्या? उसने मासूमियत से पूछा। बिनिश उसके अंदाज़ पर अश कर उठी। जी भाई, जी हाँ। आपने मुझे ये कहा कि जाओ कहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और वो भी बुरे अंदाज में। ये तब कहते हैं जब आपको गुस्सा हो और किसी को अपने सामने से भेजना हो। बिनिश को अपनी बेवकूफ़ी पर ताव आया। वह बेचारा कौन सा कुछ जानता था। कहीं ना कहीं उसने ये लफ्ज़ सुना होगा। आई एम सॉरी। मुझे लगा आप खुश होंगी कि मैंने मज़ीद कुछ सीखा। वो शर्मिंदगी से बोला। फिर गाड़ी एक जूस शॉप के बाहर रोकी। कहाँ जूस लेंगे आप? उसने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए पूछा। बिनिश को भी प्यास लग रही थी। उसने झट सर हिला दी। वो सर हिलाता गाड़ी से निकला और 5 मिनट बाद वो बिनिश के शॉप से बाहर आता नज़र आया। उसके हाथ में जूस का ग्लास था। ये लें। उसने बिनिश की तरफ ग्लास बढ़ाया। और आपका? नहीं, मैं आने से पहले काफ़ी पी कर आया हूँ, उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए सादगी से कहा। बिनिश जूस पीते हुए गाहे बगाहे उसे देख रही थी, जो संजीदगी से गाड़ी चला रहा था। वैसे आपने ये सुना किसके मुँह से था? बिनिश ने कुछ देर पहले का माहौल ज़ायल करना चाहा। गाड़ी सड़क पर रवां दवा थी। मैं लॉन में बैठा था जब आपकी मुलाजमा माली से कोई बात करने लॉन में आई, तो माली ने उनका हाथ पकड़कर कुछ कहा, जिस पर उसने मुलाजमा ने मुस्कुराकर ये कहा था। मुझे लगा इतना मुस्कुरा रही है, अच्छी बात होगी, इसलिए बोल दिया। उसकी बात सुनकर जूस पीती बिनिश को अच्छू लगा। सनान ने टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया। यू ओके? वो परेशानी से उसका चेहरा देख रहा था। जी। सनान ने सर हिलाया और गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। आज सूरज बादलों के मात देने में कामयाब हो गया था, लेकिन आज ठंडी हवाएं भी इधर उधर घूमती सूरज को चिढ़ा रही थी। सूरज फिर से नाराज़ होता बादलों में जा छुपा। सारा दिन ये खेल चलता रहा। उस दिन की रात जब अफंदी मेंशन पर उतरी, तो वो वहाँ किस्मत उन सब के दरमियान बैठी नाज़ा थी। मोहब्बत फातेयाब होकर मुस्कुरा रही थी। आर्यन ड्यूटी से लौटने के बाद अपने कमरे में था। अमल, नूर और घर की बड़ी औरतें किचन में खड़ी थी। अमल कुकिंग रेंज के पास खड़ी बिरयानी को दम दे रही थी। नूर स्टूल पर बैठी कस्टर्ड सजा रही थी। आसमा और आयशा बेगम मिलकर टेबल लगा रही थी और आरफा बेगम नान बना रही थी। कौरमा आसमा बेगम बना चुकी थी। आलिया सलाद बनाने में मशरूफ़ थी। लॉन्च में दानियाल फ्लोर कुशन साइम को लिए बैठा था। साइम अपने नन्हे नन्हे हाथों से दानियाल का मुंह पर थप्पड़ बरसा रहा था। शाबाश, और ज़ोर से मेरे चीते, एक मेरी तरफ से भी लगा देना। कप फोल्ड करते सीढ़ियाँ उतरता आर्यन साइम को मशवरा दे रहा था। दानियाल ने घूर कर आर्यन को देखा, लेकिन ज़्यादा देर
घूर न सका, क्योंकि भांजे ने मामू की बात को बहुत गौर से न सिर्फ समझा था बल्कि उस पर अमल भी किया था। दानियाल ने सदमे से मुंह खोले शाइम को देखा, जो अपनी कारकर्दगी के बाद अपने मामू की तरफ फतेयाबी नज़र से देख रहा था। आर्यन के हंसने पर ताली मारते वो भी हंस दिया और दानियाल को मासूमियत से देखने लगा। धोखेबाज, मेरे मोहब्बत का ये सिला, ये कान खोल कर सुन ले, ये तेरा मामू जब यहाँ नहीं था तब मैं था वो शख्स, अजीम इंसान जो तेरे डायपर भी बदले, वो तुझे फीडर भी पिलाया, तुझे इतने खिलौने ला कर दिए और दिन रात एक करके तेरी खिदमत की, मगर तूने मेरी सही गद्दारी कर दी। ये सदमे के मारे उसकी आवाज़ ऊंची होती गई। वो खासा इमोशनल हो गया। आर्यन ने मुस्कुराहट दबाई। बस कर, खामोश हो जा। आर्यन ने उसे आंखें दिखाई। मुझे हुक्म देने की बड़ी बुरी आदत पड़ गई है, मगर याद रखे, तेरे सामने अब मैं यानी दानियाल हूँ, जो किसी को भी नाक को चने चुनवा सकता हूँ। मुझे अपने सामने जी हुजूरी करने वाला कांस्टेबल ना समझ। दाद देता हूँ फ़हद को, जिसने तेरे चाकरी कबूल कर ली, न जाने कैसे रहता होगा। दानियाल ने आंख घुमाते हुए कहा, अभी मैं सिर्फ एक बात करूँगा और तेरी जी हुजूरी देखने वाली होगी। आर्यन कहाँ चुप रहता। बोल, हिम्मत है तो बोल। दानियाल ने बाजू टांगे। मैं अपनी बहन की शादी तुझसे लंगूर से नहीं करवाऊंगा। आर्यन ने आंखें दिखाई और साइम को अपनी गोद में उठाया, जो उनकी चकचक से तंग आकर सो चुका था। आर्यन ने उसे के पास पड़े कॉट में आराम से लिटा दिया। दानियाल ने जैसे रफ्तार का अमली मुजाहिरा करते हुए बाजू ऊपर चढ़ाए थे, उसने दुगनी रफ्तार का मुजाहिरा करते हुए उन्हें नीचे किया और लपक कर आर्यन के पास बैठा। ये जुल्म ना करना, मेरा मुंह को देख। क्या इसे देखकर तुझे मुझ पर तरस नहीं आता? नहीं, हाँ, उल्टी ज़रूर आती है, आर्यन बेनियाजी से बोला। दानियाल ने दांत पीसे। तू सीरियस है? उसने शकी अंदाज में उसे घूरते हुए पूछा। 101%। वो संजीदगी से बोला। हाँ हाँ, क्या करेगा, निकाह तो हुआ है। दानियाल ने उसे जुबान चढ़ाई। रुखसती तो होना है ना अभी, हम वो ना कर एन तो तुम्हारी मजाल जो हमारी लड़की को उड़ाओ। आर्यन ने तपाने वाले मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। तो तुझे क्या लगता है मैं अपनी बहन फिर तुझे दूंगा? तुझे लगता है मुझे तेरी इजाज़त की ज़रूरत है? आर्यन ने आईब्रो झुकाई। अच्छा, मैं ज़रा अमल को एक बात बताओ आऊँ? दानियाल उठते हुए बोला। आर्यन को खतरे की घंटियाँ बजती महसूस हुई। क्या? कुछ नहीं, बस वो कल तुम्हारे फ़ोन पर किसी जैनब की कॉल आ रही थी, मैंने उससे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस यही बताने जा रहा हूँ अमल को भी कि वो जैनब आप ही से बात करे, उसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए बोला। आर्यन एक झटके से उठा। मेरे प्यारे भाई, बोलो तो रुखसती की बात चलाऊं? आर्यन उसका हाथ पकड़ते हुए बोला। जो बेहतर लगे। दानियाल सोफे पर खासा फैल कर बैठा और गर्दन अकड़ाई डाली। आर्यन जहरीला बड़बड़ाया। जैनब वकील थी और एक केस के सिलसिले में उनका नंबर आर्यन को लेना पड़ा। ये बात अमल तक पहुंचती तो वो मसला बन जाता, जो कि आर्यन नहीं चाहता था। फिर आर्यन लाख उसे समझाता, वो कहाँ मानती। और जैनब साहिबा 30 साल की थी। दानियाल का क्या भरोसा 30 होगा। अमल को बताए तो सिर्फ साथ में फर्जी तौर पर ये कह दे कि वो 20 साल की है। दानियाल से किसी भी काम का तवक्को की जा सकती थी। रुखसती की तारीख कब की रखूँ? आर्यन ने उसके बराबर में बैठा। एक माँ बात की ठीक रहेगी। ये जो अब जवाब पीछे से आया। उन दोनों की पुश्त आखिरी दरवाजे की तरफ थी। दोनों झटके से उठे और मुड़े। आप? वो हम। दानियाल बौखलाया। पीछे फरहान साहब हाथ बांधे खड़े थे। क्या हुआ? तभी साहब सोहेल साहब के हमरा चले आए। वो तीनों लॉन में बैठे थे। तफसील से बात होगी, मगर अभी नहीं, खाने के बाद। फरहान साहब ने बात समेटी और एक नज़र उन दोनों को देखा जो शर्मिंदा खड़े थे। खाना तैयार था और बुलावा भी आ चुका था, इसलिए वो खाने की मेज़ की तरफ चल दिए। पीछे वो दोनों भी सर झुकाए चलते आ रहे थे। ना जाने वो क्या सोच रहे होंगे। ये खाल खाशा शर्मिंदा कर रहा था। और फिर सब घर वालों के हमी मशवरे से 3 माह बाद की तारीख तय पा गई। अमल फलक कमरे में बैठी थी और नूर उन्हें हर अपडेट से आगाह कर रही थी। जनाब 2 मिनट बाद जाकर चाय का पूछती रहती और अब की बार तो बुरी तरह डांट कर निकाली गई थी। आर्यन तो सुकून से अपने कमरे में बैठा था, मगर दानियाल की बेचैन रूह को सुकून नहीं मिल रहा था। आर्यन के लाख मना करने के बावजूद भी वो लॉन के पिछले जानिब खुलने वाले दरवाजे की जानिब कान लगाए खड़ा था। अंदर उन चारों की सवा सब मौजूद थे। नूर तो अब बेइज्जती के बाद निकली गई थी।
दानियल को कुछ खासा समझ नहीं आ रहा था। उस बात बस 3 माह समझ आ रहा था। ज़्यादा अच्छी तरह सुनने के लिए उसने कान मजीद दरवाजे से लगाए और बिल्कुल चिपक कर खड़ा हुआ। दूसरी तरफ कमरे में सब बैठे एक दूसरे को तारीख तय होने पर मुबारकबाद दे रहे थे। साहिब ने यूं ही नज़र घुमाकर बाहर की जानिब खुलते दरवाजे की तरफ देखा। उसे साइड पर लगी खिड़की के में दानियल खड़ा साफ नज़र आ रहा था। साहिब ने मुस्कुराहट दबाई और खड़ा हुआ। मैं मिठाई ले आऊँ? कहते वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता दरवाजे की तरफ चल आया। एक झटके से उसने दरवाज़ा खोला। दानियल सीधा फर्श सामने कुछ फासले पर बैठे फरहान साहब के कदमों में आ गिरा। फिर शर्ट झाड़ता उठा। सब उसी की तरफ सवालिया नज़रों से देख रहे थे। वो सीटी पर धुन बजाता उसी दरवाजे की तरफ आया जिसे बंद करने के बाद सारिम अब उसे सामने बाजू बांधे खड़ा था। हाँ हाँ ही वो मैं दरवाज़ा देख रहा था। अच्छी क्वालिटी की है ना? आवाज़ें तो बिल्कुल आर पार नहीं जाती। वो दरवाज़ा को सताइशी अंदाज में देखते हुए बोला, ये सेलिंग पर फेंका कब आया है? छोड़ो। वो बोंगिया मार रहा था। सब जानते थे वो उनका ध्यान बटाना चाह रहा है। बेटा जी, ये जो पिछले 20 साल से यहाँ हैं, आप कब से यहाँ हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 22.5 साल से पहले 22 साल पहले यहाँ क़याम में आया था। वो कॉलर सेट करते हुए बोला। इधर देखो, वो लोग भी इधर ही खड़े हैं। सब ने उस जानिब गर्दन मोड़ी जहाँ दानियाल ने इशारा किया था और दानियाल मौका गनीमत जानकर भाग चुका। सब हाथ मसलते रह गए। बिलाखिर वो दिन भी आ गया जब उन्हें यूनिवर्सिटी के हमेशा के लिए खैरबाद कहना था। कल तक उनकी गेट से दाखिल होते तो अपनी मौजों में मगन रहते, कहका लगाते दाखिल होते, मगर आज जब तकरीब के आखिरी में उस गेट से बाहर निकलना था तो फिर वापस अंदर आने की कोई सूरत बाकी नहीं रही थी। हो सकता है आप यूनिवर्सिटी देखने आए, मगर फिर कभी भी वो मौज, वो बेफिक्री कह नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वहाँ से निकलने के बाद आपको ज़िंदगी ने अपने अमली परों में समेट लेना था और उन परों के साथ ऊंची से ऊंचा उड़ान भरने के दौरान ज़िंदगी अक्सर आपको बेफिक्रापन के कहका छीन लेती है। ज़िंदगी का हर लम्हा आपको एक बार ही मिलेगा। इस लम्हे को अमर करना है। ये आप पर मुनहसर करता है। हर लम्हा, हर सेकंड जीना ज़िंदगी का नाम है। किसी से घबरा कर या खौफ खाकर रुक जाना ये मौजूद हो जाने का काम है। उसने ज़िंदगी नहीं कहते। ज़िंदगी तो जिंदा दिली का नाम है और इंसान जिंदा दिल हो तो वो हर लज्जत को महसूस करने के काबिल है। मुख्तसर ये कि ज़िंदगी किसी एक लंबे अरसे का नाम नहीं जिसे एक इंसान गुजारता है। ज़िंदगी तो हर लम्हे को जीने का नाम है। साजिद साहब और आसमा बेगम एक दावत पर गए थे। दानियाल बाहर लाउंज पे तैयार बैठा बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। तकरीब 5 बजे शुरू हो जानी थी और लड़कियों की तैयारी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो खुद तैयार शेयार खुशबू बिखेर रहा था। ब्लैक टैक्सीडो पहने, बालों को एक तरफ पफ बनाए, वो अपने खड़े नकूस के साथ बहुत खूबरू लग रहा था। उस पर तेजाब, इसके डिम्पल और सियाह आँखें में चमकती शरारत। दूसरी तरफ आर्यन और फहद अभी ड्यूटी से हाफ लीव पर आए थे और दोनों तैयार हो रहे थे। दानियाल बेजारी से इधर उधर चक्कर काट रहा था। या अल्लाह, तारीख गवाह है, औरतें बड़े से बड़े फसाद की जड़ बनी है। कोई जंग हो तो इन्हीं के लिए होती थी कि बहस, वो भी उन्हीं के लिए। और को सामने से फलक सीढ़ियाँ उतरती आ रही थी। दानियाल के लफ्ज़ मुंह में ही रह गए जब उसने अपने सामने इस परी पैकर को देखा। भाड़ में जाए तारीख, उसने बड़बड़ा कर तारीख को चूल्हे में झोंका। सिया पाँव को छूती फ्रॉक उसकी गोरी रंगत को मज़ीद नुमाया कर रही थी। सिया पाँव को छूती फ्रॉक उसके गोरे रंगत को मज़ीद नुमाया कर रही थी। कानों में लटकते सुनहरे झुमके उसके चाल से जब आगे पीछे होते तो दानियाल के दिल की धड़कनें चल कर बंद कर होकर चली। फलक ने सर उठाकर उसे देखा। दानियाल ने बेसाख्ता दिल थामा। भूरी आंखें सिया आंखों से टकराई। दानियाल को अपने आप उसका काजल लगी आंखों में डूबता महसूस हुआ। जाना ये आंखें पहले ही बहुत कातिल हैं, उनको दो आतिशा करने की क्या ज़रूरत थी? दानियाल ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, कुछ लोगों को तड़पते हुए देखना है। फलक ने दुपट्टा कंधे से बाजू तक सेट किया। लोग तो तब ही तड़प जाते हैं जब आप नज़र उठाती हैं। दानियाल हौले से उसकी पलकों को छुआ। पर क्यों? फलक ने मासूमियत से पूछा। क्योंकि तुम उसके बगैर
भी डरावनी लगती हो। उसकी ज़रूरत नहीं है, वो कहकर उससे 2 कदम दूर हुआ। जानता था कि अब उससे दे मारने को कुछ ढूंढेगी। वो प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी, और दानियल अपने अंदाज उसे सराह चुका था। नूर और अमल कमरे में तैयार हो रही थी। पहले वो दोनों फलक मोहतरमा को तैयार करती रही, अब अमल खुद तैयार होने के बाद नूर को तैयार कर रही थी। नूर को बमुश्किल आज फ्रॉक पहनने पर राज़ी किया। वो तो आज भी कुर्ता जीन्स की जान छोड़ने की तैयार ना थी। अमल ने पाँव को छूती रेड फ्रॉक पहनी हुई थी। फ्रॉक उन तीनों की एक जैसी थी, बस रंग मुख्तलिफ था। नूर ने रॉयल ब्लू कलर की फ़्रॉक पहनी थी। तीनों फ्रॉक पर सुनहरी रंग का काम हुआ था। वो तीनों ने हाई हील्स पहनी थी, झुमके भी एक से ही थे। अमल नूर को आई मेकअप कर रही थी, जो हाथों में मोबाइल पकड़े नॉवल पढ़ रही थी। नूर, ऊपर देखो। अमल ने लाइनर उठाया और एक नज़र उसे देखा, जिस पर उसके कहे का रत्ती बराबर भी असर नहीं हुआ था। अमल ने उसका सर पे ज़ोर से चीख मारी। ओ मैं मर गई। आर्यन भाई पूछे तुमसे अमल। उसने अपना सर हिलाया। और फहद भाई तुमसे पूछ ले। अमल ने उसके गाल खींचते हुए कहा। यार, वो शर्माते हुए बोली, लेकिन शर्माने का नाकाम अदाकारी के सिवा कुछ न कर सकी। नूर उसे जल्दी आने का बोलकर नीचे चली गई। अमल ने नफ़ी में सर हिलाया और एक बार फिर अपने बालों में ब्रश फेर कर उन्हें सीधा किया। वो अब कहीं भी डाइशुदा बाल नहीं था, बल्कि कुदरती सिया थे, और अब वो उसके कमर से नीचे आ रहे थे। अमल दुपट्टा गले में डालने लगी, मगर उसे पिछली बार आर्यन का उसके सर पर दुपट्टा देना याद आया। उसने सर पर दुपट्टा ओढ़ा, फिर नफ़ी में सर हिलाया और वार्डरोब की तरफ बढ़ी। ढूंढने के बाद उसे गोल्डन मोतियों वाला खूबसूरत स्टॉलर मिल ही गया। बालों को ऊंचे जूड़े की तरह लपेटा, फिर स्टॉलर से हिजाब करने और वार्डरोब के एक कंधे पर सेट करने दुपट्टे को एक कंधे पर सेट करने तक वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो चुकी थी। खूबसूरत मुस्कुराहट उसके होठों पर फैल गई। वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के साथ साथ आर्यन की पसंद को भी मद्देनज़र रख चुकी थी। जब वो नीचे आई, आर्यन के सिवा सब वहाँ मौजूद थे। अमल, आर्यन, तुम दोनों एक गाड़ी में आ जाओ। दानियल, तुम और फलक एक अपनी गाड़ी में चले जाओ, मैं नूर को ले जाता हूँ। फहद, जिसकी नज़र नूर से हट ही नहीं पा रही थी, फ़ौरन बोला, मगर तुम्हारे साथ तो बिनिश और सनान ने आना था। दानियल ने हैरानी से पूछा। वो दोनों तो पहले ही 15 मिनट से यूनिवर्सिटी है, मैं उन्हें ड्रॉप कर आया हूँ। वो कंधे उचकाता हुआ बोला, मैं दानियल के साथ आ जाऊँगी। नूर ने फहद के इशारे कटी नज़रों से नज़र चुराकर सादगी से कहा। बहुत दिनों से दोनों की बातचीत भी नहीं हुई थी, इससे मिस कर रहा था। न जाने वो ऑनलाइन क्यों नहीं आ रही थी। वो उससे पूछना चाहता था, और आज तो उसका ये रूप आंखों का खैरा कर रहा था। नहीं नूर, कबाब में हड्डी ना बनो। फहद ने उसे आंखें दिखाई। कोई बात नहीं नूर, हमारे साथ आ जाएगी। फलक ने मुस्कुराते हुए नूर को इशारा किया। फहद ने मोबाइल खोला और एक नज़र नूर को देखा। दूसरे ही लम्हे नूर का मोबाइल बजा। कोई उनकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। यार चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। नूर की बाँछें फैली। पहली बार फहद ने उसे कितने मज़े का मोटा सा नावल गिफ्ट किया था, शायद इस बार भी। और नूर सदा नावल की दीवानी। बस डन, मैं फहद के साथ जाऊंगी, तुम लोग जाओ। अमल, बाहर आर्यन की गाड़ी का हॉर्न बज रहा है ना? नूर ने बाहर की तरफ इशारा किया। अमल हाथ हिलाती बाहर को चल दी। उसके पीछे ही दानियल और फलक भी बाहर निकल गए। फहद मुस्कुराहट दबाता हुआ नूर तक आया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। ज़्यादा फ्री ना हो एसीपी, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। नूर ने उंगली उठाकर उसे वार्न किया और दबंग अंदाज में बाहर को चल दी। फहद सर झटक कर मुस्कुरा दिया। अच्छी लग रही हो। वो जो कंफ्यूज खड़ी थी, बाहर देख रही थी, आर्यन की आवाज़ पर चौंकी। सच में खुशी और मुसर्रत उसके आंखों से छलक रही थी। हाँ सच में, आर्यन भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। सच तो ये था कि अमल को इस तरह देखकर आर्यन को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। वो आज एक मोती की तरह लग रही थी, और मोती आज सीप में बंद होकर कीमती और खासी लग रही थी। फहद ने कौफत से आंखें घुमाई। गाड़ी में बैठने और गिफ्ट लेने के बाद उसने अब तक नूर की ज़ुबान मुसलसल चल रही थी, और मौजू था हम और तुम नावल। वो उसे पिछले 10 मिनट से शाहजैन, साजेब, शाहरुख, शाजिल, साजिर और न जाने कौन कौन से शाख की बातें बता रही थी, और वो अच्छे बच्चों की तरह हर बात हाँ कर रहा था। मगर अब बात बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। और पता है, तब मैं इतना हंसी जब साजिब कहता है कि मैंने एक दिन काम करके साजिब से साजिया बन जाना है। और पता है, बस करो नूर, खुदा का वास्ता है, बस करो। तुम्हारी ये ज़बान दिन रात रोती होगी अपनी किस्मत पर, उसे आराम देती हो या नहीं। न जाने तुम्हारे साथ 24 घंटे रहने वाला क्या होता होगा।
फहद सिग्नल पर गाड़ी रोकने के बाद उसकी तरफ रुख किए हाथ जोड़कर बोला, फहद। वो जो सर हाथों में गिराए बैठा था, उस मासूम सी पुकार पर उसकी नज़र मुतवज्जह हुआ। शाहज़ैन ने एक दफ़ा, या अल्लाह इस लड़की को हिदायत दे, मैं क्या कह रहा था तुमने सुना नहीं? इतना तो सारा दिन पुलिस स्टेशन में दुखी नहीं होता जितना इस चट्टान भर की लड़की ने इसे 2 मिनट में कर दिया था। अबे ओ एसीपी, इस चीज़ की आदत डाल लो। तुम्हारे पास 3 साल है अभी, लेकिन 3 साल के बाद माइंड इट, तुम्हें इसकी आदत होना चाहिए, वरना भूल जा नूर इजहार को। वो गर्दन अकड़ा के बोली, अभी अगले 3 साल तक दोनों शादी का कोई इरादा नहीं था। बातों ही बातों में वो ये बात तय कर चुके थे। उन्होंने निकाह करने के बारे में सोचा था, मगर उसके लिए फहद को अभी नूर के घर सबसे बात करनी थी। क्यों भूलूं? फहद ने उसे घूरा, ये लड़की बोलने से पहले सोचती क्यों नहीं थी? क्योंकि नूर इजहार को अपनाना इंतहाई सब्र और इस्तकामत वाले मर्द का काम है। मेरे अलावा ऐसा कोई नहीं जिसे अपने नसीब फोड़ने का शौक़ हो। वो दिल ही दिल में बोला। ज़बान से बोलकर वो गलती नहीं करना चाहता था। वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए तो गेट पर खड़े फ़ोटोग्राफ़र ने उन सब की तस्वीर खींची। वो सब एक साथ यूनिवर्सिटी गेट से अंदर दाखिल हुए। 2 साल कबल वो सब क्या थे, और आज वो वक्त ने 2 साल गुजरने के बाद उन्हें क्या बदल दिया था। मगर जो नहीं बदली थी वो थी दोस्ती, जो आज भी एक तरोताज़ा गुलाब की मानंद थी। बिनेश का मैसेज मिला है, उसने हम सब के लिए ऑडिटोरियम में सीट्स रख ली हैं, फहद ने कहते ही बिनेश को कॉल मिलाई। फिर वो सब फहद के पीछे पीछे चल दिए। यूनिवर्सिटी में रंग बू का एक तूफ़ान था। खूबसूरत दीदा जेब थीम और फैंसी लाइट शो, कहके और मुस्कुराहट, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। दानियल कहने को तो उनके पीछे चला आ रहा था, मगर किसी न किसी की टांग ज़रूर खींच रहा था। दूर से ही उन्हें बिनेश नज़र आई, जो तीसरी रो में खड़ी थी। वो लाल कुर्ता और चूड़ीदार पजामा पहने हुए थी। उसने उनकी तरफ हाथ हिलाया। वो सब उसी की तरफ चले आए। अस्सलाम वालेकुम, शुक्र है आप सब वक्त पर पहुँचे। सारी रो ही आप लोगों के लिए रखना पड़ा। वो हंसते हुए बोली, अस्सलाम वालेकुम। सनान खुशदिली के साथ दानियल से मिला। वो दोनों पहली बार मिल रहे थे। आर्यन से उसकी मुलाकात पुलिस स्टेशन में हो ही चुकी थी। वो यहाँ आना नहीं चाहता था, मगर बिनेश और फहद के बेइंतहा इसरार पर उन्हें आना पड़ा। दानियल ने बाकी सब से भी उसका तारुफ करवाया। उन्होंने अपने बसीते समझाई। निशस्ते, अच्छा। नूर, फलक और बिनेश एक तरफ बैठी, जबकि चारों एक तरफ बैठे। थोड़ी देर बाद सारी लाइट बंद हो गई। अमल भी उन के साथ बैठी। हर तरफ ऊंची आवाज़ों में म्यूज़िक चल रहा था। लड़कियां मुसलसल हूटिंग और लड़के सीटियां मार रहे थे। फिर स्टेज की तमाम लाइट चली। स्टेज पर गिरा पर्दा हटा तो स्टेज पर उनकी जूनियर एक जैसे शोक लिबास पहने खड़े थे। फिर गाना चलने लगा और उन्हें खूबसूरत अंदाज में पार्टी में वेलकम किया। फिर स्टेज की लाइट्स हल्की हुई और स्टेज में सारे जूनियर साइकिल लिए उभरे। हर साइकिल पर 2-2 सवार बैठे थे। तकरीब 30 के करीब साइकिल थी। साइकिल सवार के पीछे बैठने वालों के हाथों में बड़े बड़े थाल पड़े हुए थे। फिर सारी साइकिल एक एक करके स्टेज से उतरी। 10 साइकिल दोनों रोओं के दरमियान, 10 साइकिल बाएं तरफ और 10 दाएं तरफ हो गए। और यूं जब वो गुजरे तो हर किसी पर फूल निछावर करते रहे। फिर आखिरी रो पर आकर दरमियान वाले साइकिल बाएं तरफ वाले दाएं तरफ और दाएं तरफ वाले एक अंदाज से दरमियान से होकर दाद वसूल करते हुए दोबारा स्टेज तक गए और बैक स्टेज गायब हो गए। फिर पर्दे गिरा दिए गए। अब जूनियर कंपेयरिंग का फरीज़ा सर अंजाम दे रही थी। ज़बरदस्त, मुझे ये आइडिया बहुत पसंद आया, बहुत ही आला, दानियल ने उछलते हुए चीख कर कहा। बमुश्किल आर्यन ने उसके पकड़ कर बैठाया, क्योंकि पहली रो में बैठे प्रोफेसर मुड़कर उसे घूर रहे थे। पूरे पंडाल में एक वही था जो सबसे आखिर में दाद दे रहा था। और तो और अब तो अगला सेगमेंट भी शुरू हो चुका था। उसके बाद बहुत से सेगमेंट, डॉक्यूमेंट्री, इंग्लिश वाला चीज़ उर्दू में लिख रहा था तो प्रॉब्लम होता ही है। और बहुत सारे परफॉर्मेंस हुए। आर्यन फहद के अलावा बाकी सबका चीख चीख कर गला बैठ गया था। दानियल तो बाकायदा कुर्सी पर खड़ा था जब प्रोफेसर ने पीछे बैठे लड़कियों की शिकायत पर उसे खींच कर नीचे बैठाया। अब हम एक परफॉर्मेंस देने वाले हैं और वो हम एक कपल को डेडिकेट करेंगे।
हम उनका नाम बिल्कुल नहीं बताएंगे, आप सबको खुद गैस करना है। मगर हमारे सीनियर्स में वो दोनों अजूबा हैं और उन्होंने यूनिवर्सिटी में रौनक लगा रखी है। कंपेयरिंग करने वाले ने हंसकर कहा, दोनों अजूबा हैं। सुनकर पहली रो में बैठे सब प्रोफेसर्स ने गर्दन मोड़कर बबल चबाते दानियाल और उससे कुछ फासले पर बैठी फलक को देखा। स्टेज पर बाकायदा शो शुरू हो चुका था, जिसका मंजर एक क्लासरूम था। एक लड़का प्रोफेसर बना था, बोर्ड पर लिखने में मसरूफ़ था। पीछे कुछ बच्चे बैठे, वो सब लिख रहे थे जो प्रोफेसर बोर्ड पर लिख रहे थे। आखिर रो में 4 बच्चे बैठे थे, जिनमें 3 लड़कियां थीं और एक लड़का हुडी डाले सर झुकाए बैठा। साथ वाली लड़की से फुसर कर रहा था। फिर एकाएक पैकेट खुलने की आवाज़ आई। छी! प्रोफेसर समेत सबने मुड़कर उन दोनों स्टूडेंट की तरफ देखा। एकदम पैकेट खुलने की आवाज़ रुकी। प्रोफेसर दोबारा पढ़ाने लगे। एक बार फिर वैसे ही आवाज़ आई, स्टूडेंट स्टैंड अप, रोल नंबर 19 एंड 20। प्रोफेसर के कहने पे दोनों बच्चे जो फलक और दानियाल बने हुए थे उठे। जी सर, इंतहा की मासूमियत से सवाल किया गया। क्या कर रहे हैं आप दोनों? कुछ नहीं सर, दोनों ने एक साथ गर्दन घुमाई। दानियाल और फलक मुस्कुरा रहे थे, उन्हें वो सब याद आने लगा। दूसरे सेमेस्टर का आखिरी महीना चल रहा था। प्रोफेसर टैब की क्लास चल रही थी। वो दोनों आखिरी रो में बैठे हुए थे। फलक, लेस तुम्हारे बैग में है, निकालो। दानियाल ने बिस्किट का खाली पैकेट अपने बैग में डाला और भरे मुंह से फलक की तरफ झुक कर बोला। फलक ने प्रोफेसर से नज़र बचाकर मुंह में बिस्किट का बचा टुकड़ा डाला और बैग से लेस निकाला। साथ बैठी अमल ने उसे कहनी मारी, मगर वो सरासर इग्नोर कर गई। अली से कैंची लो, फलक ने मशवरा दिया। दानियाल ने अपनी ही करना था। जी। प्रोफेसर समेत सबने उनकी तरफ मुड़कर जल्दी से पैकेट एक तरफ रख दिया। उसे बोर्ड को देख कर डेस्क पर हाथ चलाने लगे, जैसे ना जाने कब से लिख रहे हो। बल्कि फलक ने तो बाकायदा एक बार अपना हाथ भी दबाया, ताकि प्रोफेसर को मालूम हो सके कि लिख कर बच्ची का हाथ दुख रहा है। प्रोफेसर दोबारा पढ़ने लगे। कहा था ना कैंची मांग लो अली से। फलक ने उसे घूरा, मगर उसने सरासर इग्नोर किया। अब की बार फिर वही आवाज़, स्टैंड अप, रोल नंबर 19 एंड 20। प्रोफेसर के कहने पर वो दोनों खड़े हुए। जी सर, उन्होंने मासूमियत से पूछा। क्या कर रहे थे आप दोनों? कुछ नहीं सर, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोले। प्रोफेसर जांचती नज़रों से उन्हें देखते डेस्क तक आए। डेस्क खाली था, ऊपर कोई बुक, नोट्स का नाम व निशान न था। आपकी बुक कहाँ है? और नोट्स? प्रोफेसर ने तेवरी चढ़ाई कहा। सर वो घर है। क्यों? सर रोज़ आकर थक गई थी, हमें तो आज भी कह रही थी कि ले जाओ, मगर हमने ज़बरदस्ती घर छोड़ आए हैं। दानियाल संजीदगी से बोला, मगर आंखों में शरारत नाच रही थी। ये क्या मजाक है? प्रोफेसर गुस्से से बोले। अपने बैग दिखाए मुझे। प्रोफेसर ने चश्मा नाक पर दुरुस्त किया। दानियाल और फलक ने एक नज़र एक दूसरे को देखा, फिर अपने बैग निकाल के डेस्क पर रख दिए। खोले इन्हें। प्रोफेसर ने कहने पर दानियाल ने अपना बैग खोला, जो स्नैक्स, बिस्किट और चॉकलेट्स के खाली रैपर से भरा हुआ था। दानियाल ने बत्ती सी निकाली। क्लास में दबे दबे कह के गूंजने लगे, खामोश रहें आप सब और गर्दनें सीधी करें। प्रोफेसर ने सबको घर का तैब साहब के घूरने पर फलक ने जल्दी से अपना बैग खोला, जो खाने पीने के सामान से आधा भरा हुआ था। गेट आउट। प्रोफेसर ने उन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया और उनका बैग खुद उठा लिया। दानियाल और फलक हाथ हिलाते बाहर जा रहे थे। निकलने से पहले दानियाल की ज़बान में खुजली हुई। सर जी फरमाएं। प्रोफेसर तंजी अंदाज में बोले। क्या ये सब आप खाएंगे? मेरा मतलब है बाहर जाकर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो हमें ये बैग दे दे। अगर आपने खाना है तो चले, हम सुलह मारने को तैयार है। उससे पहले कि वो प्रोफेसर के हाथ में मौजूद पॉइंटर दानियाल के लगता वो फलक का हाथ पकड़े दौड़ गया चुका था। उन दोनों के जाने के बाद अमल और नूर ने एक दूसरे की तरफ देखा और खड़ी हुई। सर, प्रोफेसर ने नज़र उठाए, उन्हें घूरा, लेकिन उससे पहले वह कुछ बोल पाती दानियाल और दोबारा मंजर पर मदार वाक़या एक लेज़ भी नहीं मिल सकता। मिस्कीनियत से मिस्कीनियत थी जो उसके चेहरे पर टपक रही थी। अच्छा सर, घूरे मत, जा रहा हूँ। दानियाल ने जाने के लिए कदम उठाए, फिर रुका। सर जाऊँ? वो मासूमियत से बोला। नज़रें बैग पर थी। अब आपको बाहर तक छोड़ने के लिए शाही सवारी का इंतज़ाम करूँ? कल से तुम्हारी तबीयत दुरुस्त करने के लिए कोई और इंतज़ाम करना पड़ेगा। गेट आउट। और आप सब खामोश रहे। रोल नंबर 15 एंड रोल नंबर 30। अब आप दोनों को भी लाजमी उनके साथ ही क्लास से बाहर जाना होगा, मामूल के मुताबिक, है ना? दानियाल को निकालने के बाद प्रोफेसर ने चश्मा दुरुस्त किया।
क्लास को डांटा और उन दोनों की तरफ मुड़े। जी यस, ये ऐसा ही है सर। वो दोनों दांत नकूसते बोली। ग्रुप का कानून नहीं तोड़ सकती थी। तशरीफ़ ले जाएं। प्रोफेसर ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। थैंक यू सर। वो दोनों खुशी खुशी बैग उठाए चल दी। प्रोफेसर ने सर झटका, ना जाने ये पास कैसे होते हैं। इसके अलावा दानियल का हैंड फ्री वाला सीन भी दोहराया गया। दानियल और फलक आंखों में ढेरों खुशी समेटे स्टेज की तरफ देख रहे थे। किसी अंदाज से उन्हें खराज दिया गया था। पूरे ऑडिटोरियम में कह गूंज रहे थे। सब उन दोनों को नाम का नारा लगा रहे थे। आप दोनों अजूबे स्टेज पर आ जाए। कंपेयरिंग करने वाले हंसते हुए बोले। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े सबको हाथ हिलाते स्टेज तक आए। कसम से मुझे सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही। फलक ने हंसते हुए उसके कान के करीब बोला। सच पूछो तो इतनी इज्जत मुझे आज तक घर में कभी किसी से नहीं दी। दानियल भी उसी अंदाज में बोला। मुझे क्या बता रहे हो, मैं तो गवाह हूँ इस बात की। फलक ने तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाया। वो दोनों स्टेज पर खड़े थे। हमें तो बहुत देर बाद पता चला कि आप दोनों निकाह भी हो चुका है। पहले सोचा आपको गिफ्ट देने का, मगर फिर फेयरवेल तक उधार रख लिया। ये परफॉर्मेंस आप दोनों के नाम और हमारी पूरी क्लास की तरफ से आपके निकाह का ये गिफ्ट। हमने सोचा आप दोनों को महबूब तरीन चीज़ सिर्फ खाना है तो गिफ्ट भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। आपके दानियाल और फलक ने ज़ोर ज़ोर से सर हिलाया। काश आप लोग कुछ अर्सा मज़ीद इस यूनिवर्सिटी में रहते। हम जूनियर भी आपकी शरारतों को एंजॉय कर सकते। उनका जूनियर हसरत से बोला। तुम पनाह मांगते। काफ़ी लड़के लड़कियों की आवाज़ आई। दानियल और फलक हंस दिए। उनके जूनियर्स ने उन्हें एक बहुत बड़ी बास्केट दी जो बहुत नफासत से पैक थी। सबके इसरार पर उन्होंने वो बास्केट खोली जिसमें चॉकलेट ही चॉकलेट थी। दानियल और फलक ने खुशी से टमटमाती आंखों से उन्हें देखा जो उन दोनों के तासुरात से महसूस हो रहे थे। तुम सब बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा। इस गिफ्ट के लिए शुक्रिया, लेकिन प्लीज़ कोई इन पर नज़र ना रखे, ये हमारे हैं। दानियल ने अपनी और फलक के तरफ इशारा किया। पूरे ऑडिटोरियम में कह गूंजे। आप कुछ कहना चाहेंगे, मतलब यूनिवर्सिटी के बारे में? जूनियर ने मुस्कुराते हुए पूछा। यार तुम मुझे इमोशनल करके छोड़ोगे। दानियल धीमे से हंसा, फिर माइक लेके आगे आया। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मुझे आप सब से जानते हो और जो नहीं जानते उनका नॉलेज बेकार है, मतलब यूनिवर्सिटी आना ही बेकार है। मैं अपना नंबर यहाँ लिख रहा हूँ। कभी कुछ अच्छा पके तो बस एक मिस्ड कॉल मारिएगा, मैं आ जाऊँगा। सारे हंस कर लोटपोट हो रहे थे। आँखों में शरारती चमक लिए, होठों पर शरारती मुस्कुराहट सजाए कह रहा था। अच्छा मजाक था, मैं कोई फारिग थोड़ी हूँ। ऐसा यहाँ अभी यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई और मुझे लगता है अगली सुबह ही मुझे बाबा का बिज़नेस ज्वाइन करना पड़ेगा। खैर, मैं कह रहा था कि जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो बच्चे, मैं इमोशनल नहीं होगा। ये सारी प्रोफेसर बैठे हैं जिनको मैंने कभी तंग नहीं किया है ना सर। दानियल ने पहली रो में बैठे कुछ प्रोफेसर्स की तरफ इशारा किया। एक लड़के ने नीचे उतरकर माइक प्रोफेसर को पकड़ाया। दानियल, अल्लाह की पनाह है, झूठ मत बोलो। मैंने पूरी ज़िंदगी में आप जैसा ढीठ इंसान नहीं देखा। प्रोफेसर नजीम ने पिछली सारी भड़ास निकाल दी। सर, मैं दावा करता हूँ इंशाअल्लाह आप मेरे अलावा किसी को इतना ढीठ देखेंगे भी नहीं, क्योंकि दानियल अपने आप में इकलौता पीस है। जब मार्केट में आना बंद हो गया है। एक बार फिर सारे पंडाल में कह का तूफान आया। प्रोफेसर ने राय लेनी ही नहीं चाहिए, वो कभी अच्छा रिव्यू नहीं देंगे। दानियल ने मुंह बसूरा। बेगम, तुम क्या कहती हो? उसने मुड़कर फलक से पूछा, जो हंसते हुए आगे आए। मेरी भी यही राय है। ओफ, मैं कह रहा हूँ यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहना है? दानियल ने आंखें दिखाई। यूनिवर्सिटी लाइफ ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पहलू, और हम सब ने बहुत इन्जॉय किया इस टाइम को। बल्कि हमने अब ज़िंदगी के हर पहलू को बहुत इन्जॉय किया है, क्योंकि जब हम साथ हैं तो हर चीज़ खूबसूरत है। हमारी दोस्ती यूं ही कायम दायम रहे, आमीन। और आप सबको हमारी शरारतों से हंसाया तो उस पर हम बहुत खुश हुए, क्योंकि मुस्कुराहट बांटने वाले से ज़िंदगी कभी मुस्कुराहट नहीं छीनती। मेरा मतलब है कि खुशबू तो उन्हीं हाथों में रहती है ना जो फूल बांटते हैं। फलक संजीदगी से कह रही थी। दानियल ने मुड़कर हैरानगी नज़रों से उस पर डाली। तुम्हें क्या हुआ? दानियल ने उसका संजीदा होना बर्दाश्त ना हुआ। वेट, कहीं तुम इमोशनल तो नहीं हो रही? ओह कम ऑन फलक, हमने अपनी शरारतों से हर जगह खुद इंजॉय किया है, आगे भी करते रहेंगे। बस अफसोस होगा क्योंकि यहाँ शिकार आसानी से मिल जाता था, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा क्या है, हमें तो कोई भी शिकार आसानी से मिल जाएगा। दानियल हंसते हुए बोला। फलक ने उसका बाजू पर मुक्का जड़ा। आज आप यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जानी है,
कुछ अरसे बाद आपकी शादी भी हो जानी है, तो क्या आप सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेंगे, मतलब ऐसे शरारती और ऐसे ही खाते पीते रहेंगे? यार ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई फेमस सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन तुम्हारे इस सवाल का जवाब है कि हाँ, हम ऐसे ही रहेंगे। लेकिन हम दुनिया पर बस खाने पीने ही आए हैं, दानियल ने दांत निकालते हुए कहा। आखिर मैं ये कहूँगा कि हम किसी से माफ़ी नहीं मांगेंगे, मतलब हम करते रहें उनके साथ उसकी माफ़ी, बाकी सबको अपनी अमली ज़िंदगी के लिए बेस्ट ऑफ लक। हाँ, और हाँ, तुम लोगों के तोहफे ने मुझे खुश कर दिया। वो दोनों बहुत सी तालियों में नीचे उतरे। फिर 2-4 प्रोग्राम्स के बाद उन सबको डिग्री दी गई। ये रही 2 साल की मेहनत। नूर ने डिग्री सामने लहराते हुए कहा। मेहनत नूर बीबी, अल्लाह को मानो। हर हफ्ते तो हमने 3 नॉवेल ऐंठती हो और पढ़कर दिल नहीं भरता तो मोबाइल पर पढ़ती हो, बस नॉवेल ही पढ़ती हो। मेहनत की बात कहाँ से कर रही हो? आर्यन उस ज़ुबान निकालते हुए बोला। फहद नूर को देखकर मुस्कुराहट दबा बैठा था। बस नहीं पता आपको, मैं एक अजीम लड़की हूँ जो नॉवेल सिर्फ पढ़ती है। इसकी बात दानियल ने काटी। पढ़ती नहीं हो, वैम्पायर की तरह खून चूसती हो। एक तुम और एक अल्लाह को पनाह वो बदरू अक्सा हैं? अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं जिसके साथ इसकी शादी होगी, बेचारा सारी ज़िंदगी यही सोचेगा कि काश वह उर्दू में पीएचडी कर लेता। उसकी मंगनी हो गई है बदतमीज़, और उसकी मंगेतर आर्मी में है। मुझे दिली हमदर्दी है उससे। दानियल अफसोस से गर्दन दाएं बाएं हिलाते हुए बोला। फहद मुझे तुझसे भी हमदर्दी है, दानियल ने फहद को देखकर आग दबाते हुए कहा। नूर का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। वह झटके से उठी। बच कर दिखाओ मनहूस। उससे पहले वो उसकी गर्दन दबोचती। फलक के नारे ने दानियल को में कुव्वत सी भर दी। मियाँ जी, रोटी खुल गई है। दानियल और फलक को मंजर से गायब होने में 2 सेकंड लगे थे। पीछे आयान बस अफसोस से सर हिलाते रह गया, जबकि अमल, बिनिश, सनान और फहद का हंस हंस कर बुरा हाल था, और नूर, वो तो गुस्से दबाने के चक्कर में थी। फ़ोटोशूट चल रहा था। पहले सारी क्लास का, फिर ग्रुप्स का। प्रोफेसर्स के साथ फ़ोटोशूट हुआ। कुछ लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटी इधर उधर घूमते दुख से हर जगह को देख रहे थे जहाँ बैठकर वो वक्त बिताते थे, जहाँ वो बेफिक्र कह के लगाते थे। कुछ रोते हुए एक दूसरे को दिलासे दे रहे थे। एलिमनी पर आने वाले तो कब से जा चुके थे, क्योंकि वो तो अमली ज़िंदगी में कब से कदम रख चुके थे। उनकी जिम्मेदारियां तो बढ़ गई थी जिनसे वक्त निकाल कर यूनिवर्सिटी आए थे। दानियल, फलक गेट पर खड़े थे। उनके पास अहमद खड़ा था। अहमद दानियल से उसका नंबर लेकर जा चुका था। जल्द वो और ज़वेरिया शादी करने वाले थे, लेकिन अभी ज़वेरिया की पढ़ाई के ख़त्म होने का इंतज़ार था। मगर अहमद चाहता था कि दोनों उनकी शादी पर आए। कुछ लड़के अपने दोस्त और लड़कियां अपनी दोस्तों से गले मिल रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले अमल और आर्यन जा चुके थे। नूर भी उन्हीं के साथ वापस गई थी, क्योंकि बिनिश और सनान को फहद के साथ जाना था। वो दोनों भी एक आखिरी नज़र यूनिवर्सिटी को देखकर निकलने ही वाले थे जब पीछे से गुल खान ने उन्हें पुकारा। वो दोनों मुड़े और उसे देखा, जो आज बहुत प्यारा लग रहा था। आह गुल खान! फलक ने अपने अंदाज में उसके गाल खींचे। वो छिप सा गया, फिर आंसू पीछे धकेलता बोल उठा। हम आपको बहुत याद करेगा बाजी। वो फलक की तरफ देखकर मासूमियत से बोला। गालों पर सुर्खी फैली हुई थी। वो बहुत शर्माता था। और मैं भी। खुदा तुम्हें और गुलरुख को एक साथ हमेशा खुश रखे। फलक मुस्कुराई। अल्लाह आपका और दानियल भाई का जोड़ा भी हमेशा सलामत रखे, गुल खान अकीदत से बोला। सेल्फी टाइम, दानियल ने कहकर फ्रंट कैमरा खोला। कैमरे ने इस मंजर को महफूज किया जब गुल खान उन दोनों के दरमियान आंसू भरी आंखों से मुस्कुराता हुआ खड़ा था, और फिर वो दोनों चल दिए। यूनिवर्सिटी के हसीन और पुररौनक दौर का बाब बंद हुआ गया था। अब अमली ज़िंदगी बाहें फैलाए मुंतज़िर खड़ी थी। ज़िंदगी के इम्तिहान मुंतज़िर खड़े थे। तकदीर मुंतज़िर खड़ी थी। ज़िंदगी के इम्तिहान कभी ख़त्म नहीं होते। ज़िंदगी की पेचीदगी सी शे है जिसको सवालात अनगिनत हैं, जिनके जवाबात ढूंढने बैठो तो सवाल बदल जाते हैं। ज़िंदगी की ना ख़त्म होने वाली आजमाइशों और दौड़ का नाम है। यहाँ यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद बिजनेस, नौकरी, शादी, फिर बच्चे, और फिर ज़िंदगी उलझ कर रह जाती है। आपके घर, आपकी जिम्मेदारियों और वालदा औलाद के दरमियान आपकी ज़ात कहीं गुम सी हो जाती है। फिर बुढ़ापे में कहीं अंगीठी से सामने
बैठी या शाम को लॉन में किसी दरख्त के नीचे बैठे अपने पोते पोतियों को जवानी के किस्से सुनाती। ये दौर टूट कर याद आने लगता है जहाँ ज़िंदगी का नाम सिर्फ अपने लिए जीना था, जहाँ जिम्मेदारियाँ नहीं हैं। इस वक्त तो पहुँच कर कोई शय होती है, कोई ऐसी शय जो आपको माजी के इन लम्हात में खींच लाती है, जिन्हें याद करना आपके लिए बाइस मुसर्रत होता है। ज़िंदगी का हर लम्हा को जीने का नाम है। सुनहरी सूरज की किरणें बादलों के दरमियान से छन छन करती ज़मीन पर पड़ रही थी। सितंबर का आधा माह गुजर चुका था। यूनिवर्सिटी ख़त्म हुए 5 दिन गुजर चुके थे। तब से नूर को सिर्फ 2 काम थे, नावल पढ़ना और नावल की मसरूफ़ हीरोइन की तरह दिन भर घर के काम करना। बेचारी रज़िया तो हैरान थी, नूर उसे सफाई करने ही नहीं दे रही थी। तो झाड़ू लेकर सफाई करना शुरू करती तो विंडोर वुमेन बन जाती। क्या पता क्या है ये। हर चीज़ उठा उठा कर झाड़ती और जब सोफ़ा भी खिसका कर सफाई करती तो रज़िया का दिमाग ही घूम जाता। कपड़े से हर चीज़ को चमकाते में तो उसने पूरा 1 दिन लगा लिया था। आसमा बेगम अमल तक उससे सबने बेबस हो गई थी, मगर उस पर तो नावल की सुघड़ सी हीरोइन बनने का जुनून चढ़ा था। अब तक दानियाल ना जाने इसकी कितनी वीडियोस और तस्वीर बनाकर फ़हद को भेज चुका था, जो अपना सर थाम कर रह जाता। फिर ये सोचकर तसल्ली होती कि चलो 3-4 साल तक बड़ी हो जाएगी। और बच्ची ये सोच कर पागल थी कि ना जाने कैसे हीरोइन सुबह उठकर तहज्जुद पढ़ती है, फिर मशीन लगाकर सारे कपड़े धोती है, हाथ इस्त्री भी करती है, फिर नमाज के बाद नाश्ता बनाती है जिसमें आम तौर पर भी 10 डिशेस होती हैं, फिर बर्तन धोकर सफाई शुरू करती है जिससे वो ज़ोहर के वक्त फारिग होकर नहाकर कपड़े बदलती है और नमाज के बाद दोपहर का खाना एहतमाम से बनाकर बर्तन धोकर असर पड़ती है और फिर अलमारी साफ़ करती है, मगरिब पढ़ती है, रात का खाना उसमें इतना एहतमाम और फिर इशा पढ़ती है, उस पर सितम कोई किताब भी पढ़ लेती है। लेकिन नूर के पास अभी तक वो रफ्तार नहीं आई थी जिसका अमली मुजाहिरा नावल की हीरोइनें करती थी। अमल को वही शौक किचन और बस किचन। हाँ, एक अलग बात थी कि अब नूर और फलक भी उससे खाना पकाना सीखने लगी। आर्यन आजकल एक केस में बहुत उलझा हुआ था, इसलिए उसे घर वापस रात देर तक होती थी। दानियाल को शाहजेब साहब ने अगले ही रोज़ ऑफिस आने का हुक्म दे दिया था, मगर उसने उस रोज़ से हाथ पर हाथ धरे बैठा था। सारा दिन मूवीज़ और खाना पीना, यही पिछले 5 दिनों से उसका मामूल था, मगर आज उसकी खासी सामत आई थी। इस वजह से उसका कल से ऑफिस ज्वाइन करने का हामी भर ली। 2.5 माह बाद उन चारों की शादी थी। घर की बड़ी औरतें तो शॉपिंग में मसरूफ़ थी, मगर उनका फ़िलहाल इतनी जल्दी शॉपिंग का इरादा नहीं था। मुलाजमा के साथ मिलकर वो सारे काम ज़ोहर से पहले ही निपटा चुकी थी। आराम करने के बाद असर की नमाज़ पढ़कर वो लॉन में चली आई। फ़हद ड्यूटी पर था और सनान अपने कमरे में था। वो ऑनलाइन मीटिंग करने में मशरूफ़ था। परिंदों का चिड़चिड़ाहट और ठंडी हवा दिल को राहत और सुकून बख्श रही थी। वो महवियत से रसाला पढ़ने में मशगूल थी। हेलो, तभी सनान आकर उसके पास पड़ी दूसरी कुर्सी पर बैठा। बिनिश ने नज़र उठाकर देखा। वो मुस्कुराते हुए अपने मखसूस अंदाज में उसे देख रहा था। कैसी रही मीटिंग? बिनिश ने रसाला एक तरफ रखा। A1। वो ऐसे बोला जैसे उसे पहले ही यकीन था कि यही होगा। तुम फ्री हो? सनान ने बगौर उसे देखा। गुलाबी सूट में वो ढलती शाम का एक हिस्सा मालूम हो रही थी। अव्वल रोज़ से वो उसका ख्याल एक अच्छे मेज़बान की तरह रख रही थी। जी, क्यों, खैरियत? बिनिश ने हैरानगी से पूछा। मैं सोच रहा था घूमने चले कहीं, किसी पार्क में, फिर शॉपिंग कर लेंगे और डिनर के बाद वापसी। चलोगी? वो नॉर्मल अंदाज में बोला। हाँ ज़रूर, पर भाई से पूछना होगा। आप ठहरे, मैं भाई को पूछती हूँ। हाँ ज़रूर, बल्कि ये लो। जेब से मोबाइल बरामद करने के बाद वो सर झुकाए फ़हद का नंबर डायल कर रहा था। हाँ फ़ादी, हाँ सब ठीक है, बिनिश को बात करना है तुमसे। उसने मोबाइल बिनिश की तरफ बढ़ाया, जिसे बिनिश ने मुस्कुराकर पकड़ लिया। फिर फ़हद से इजाज़त और जल्दी घर आने का वादा करने के बाद फ़ोन सनान को पकड़ा दिया। भाई कह रहे थे कि वो भी चले थे, मगर आजकल वो और आर्यन भाई एक इम्पॉर्टेंट केस के सिलसिले में मसरूफ़ है,
सनान ने उससे कुछ पूछा ना था, मगर फिर भी बिनेश को लगा उसे ये बता देना चाहिए। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। देखना, ज़्यादा टाइम मत लगाना, मुझे इंतज़ार से नफ़रत है। वो सादा से लहजे में बोला। जी। बिनेश खामोशी से रिसाला उठाए अंदर चली गई। सनान रुख मोड़ कर उसे देखते रहा, यहाँ तक कि वो दाखिली दरवाजे से अंदर गायब हो गई। वैसे आपको शॉपिंग क्यों करनी है? सनान का इरादा पहले शॉपिंग पर जाने का था। मुझे आए काफ़ी अरसा हो गया है लड़की, मुझे वापस जाना है। सोच रहा हूँ मम्मा के लिए कुछ लेता जाऊँ। गिफ्ट। खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता, और तुम्हारी मेज़बानी का शुक्रिया भी तो अदा करना है। ठीक है। दिनेश का दिल उदास हुआ उसके जाने का खबर सुनकर। पिछले 15 दिन से वो उनके साथ था, मगर घर में अच्छी खासी रौनक लगी रहती थी, और अब वो दोबारा सन्नाटा छा जाएगा। वो दुख से सोच रही थी, दुखी कोई क्यों हो गई हो। अभी कुछ दिन मज़ीद यहीं हूँ, शॉपिंग हम किसी और दिन भी कर लेते, मगर सोचा आज फारिग हो तो आज चले जाए। सच में? हाँ, वो मुस्कुरा कर बोला। वो उस अच्छी लड़की को दुखी नहीं देख सकता था। कब जा रहे हैं? बिनेश ने अगला सवाल किया। वो हंस दिया। कहो तो अभी चला जाओ। सनान ने ज़रा सा रुख मोड़ कर उसकी तरफ देखा। वो शर्मिंदा हुई। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो शर्मिंदा से लहजे में बोली। तुम्हें गोलगप्पे पसंद है? सनान ने बात बदल दी। बेचारी शर्मिंदा हो रही थी। हाँ, बहुत। लेकिन आपको कैसे पता उनका? बिनेश ने हैरानगी से पूछा। मम्मा बताती थी घर पर। उन्होंने बताया था कि एक दफ़ा के पाकिस्तानी लड़कियों को गोलगप्पे बहुत पसंद होते हैं। मैंने बस यूँ ही पूछा। आप कंजूस है, दिनेश मुँह बसूरे बोली। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? वो हैरान हुआ। लड़कियों से ये नहीं पूछते कि उन्हें गोलगप्पे पसंद है या नहीं, उनके सामने गोलगप्पे लाकर रख देते हैं। सनान इसकी बात पर हंस दिया। मुझे लड़कियों पटाना का तजुर्बा नहीं है। हाँ, तभी तो इस दिन पार्टी में लड़कियां आगे आगे पीछे घूम रही थी। वो नाक चढ़ाते हुए बोली। हाँ, वो तो मैं हूँ ही इतना खूबसूरत। सनान ने सिग्नल पर गाड़ी रोकी। नहीं, उनकी नज़र आप पर नहीं, आपके ग्रीन कार्ड पर थी। बिनेश झट से बोली। हाँ हाँ। सनान ने उसकी बात को खूब एंजॉय किया। वो दिल खोलकर हंसा। रुको, कहाँ? बिनेश उसे गाड़ी से निकलता देखकर बोली। सनान ने दो घड़ी शरारती अंदाज में उसकी आंखों में देखा, मगर जब वो बोला तो संजीदा अंदाज था। एक लड़की है, उसे पटाना है। बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। गोलगप्पे ले आऊँ? विदेश उसकी बात समझने की कोशिश करने लगी। ना जाने वो किस लड़की की बात कर रहा था। दानियाल का आज ऑफिस में पहला दिन था। साजिद साहब ने ना जाने कितनी डांट खाने के बाद उसने पेंट कोट पहना था, वरना वो तो सुबह सुबह ट्राउज़र शर्ट में नीचे आकर ऑफिस की टाइमिंग पूछ रहा था। साजिद साहब ने उससे ऊपर से नीचे तक घूरा। बरखुरदार, तैयार नहीं होंगे आप? वो तंज़े अंदाज में बोले। मैं तैयार हूँ बाबा। दानियाल ने एक नज़र अपने हुलिये को देखा और आम लहजे में बोला। खाक तैयार हो? ऐसे ऐसे तैयार होने बोलते? घर वाले हुलिये में ऑफिस ज्वाइन करोगे? तुमसे बेहतर हुलिया तो वहाँ के चपरासी। अच्छा, ये टारा थोड़ा अलग हुआ। चपरासी का है, कुछ अकल कर लो। वो खासे गजबनाक हुए गए थे। जी अच्छा, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। वो बहुत कम गुस्से होते थे, मगर जब होते तो दानियाल की जान निकल जाती थी। मैं निकल रहा हूँ, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। ठीक 9 बजे के 30 मिनट पर तुम ऑफिस मिलो मुझे। वो अपना बैग उठाया, आसमा बेगम को खुदा हाफिज़ कहते बाहर की तरफ बढ़ गए। अमल और नूर रात फलक के ठहर गई थी, इसलिए वो नाश्ते की मेज़ पर मौजूद न थी। देख ले मामा, सारी पाबंदियाँ मुझ पर, सारे हुक्म मुझ पर लागू होते हैं। अमल क्यों ऑफिस ज्वाइन नहीं कर रही? वो मुंह बसूरते हुए बोला। बेटा, अभी उसका जॉब का मूड नहीं है, जब होगा तब वो ऑफिस ज्वाइन कर लेगी, लेकिन तुम अब अपनी जिम्मेदारियाँ संभालो। आखिर को सारा बिजनेस तुम्हें इशारे पर है। आसमा बेगम उसे प्यार से समझाते हुए बोली। फिर तो समझे बिजनेस का खुदा हाफिज ही है। वो मुंह बसूरता हुआ बोला और उठकर चल दिया। भला इसकी किसी ने मानी थी? अजेब साहब तो आजकल वैसे ही हिटलर बने हुए थे। ठीक 10 बजे वो ऑफिस आया। आज पहली बार इतनी फॉर्मल ड्रेसिंग की थी। उसे तो बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। वो मुस्कुरा कर सबको देखता लिफ्ट तक पहुंचा। तभी साजिद साहब का सेक्रेटरी अली दौड़ता हुआ उस तक पहुंचा। सर, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। सर, साजिद ने कहा है कि आपको लेकर आऊं। मैं वहाँ खड़ा था। दानियाल ने मुड़कर उसकी तरफ देखा जहाँ वो इशारा कर रहा था। सर, आपका आधा घंटा लेट है। सर गुस्सा हो रहे हैं। दानियाल उसकी बात पर चौंका।
हिटलर आज मेरा कीमा बना देंगे। यार ये लिफ्ट आ क्यों नहीं रही? दानियाल ने लिफ्ट के बंद दरवाजे को देखा और खौफत से बोला, सर ऊपर वाले फ्लोर तक गई है, 2-3 मिनट लग गए शायद। अली ने कांधे उचका, मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकता, हिटलर ने जान निकाल लेनी है मेरी। वो सीढ़ियों की तरफ लपका, सर लिफ्ट आ जाती है, आपको जहमत होगी। दानियाल ने उसे घूरा, जैसे ही कह रहा हद है, सीढ़ियाँ चढ़ने से घुस नहीं जाऊँगा, इत्मीनान रखो। वह हंसते हुए ये जा वो जा। पीछे अली का मुंह खुला का खुला रह गया। हैरत से उस शख्स को मैं तौर तौर तौरती क्या पता। वो सीढ़ियों की तरफ देखता सोच रहा था। लिफ्ट आ चुकी थी। वो हड़बड़ा के सीधा हुआ। ऊपर पहुंचते ही दानियाल ने अपना सांस भाल गया। फिर कोट ठीक करते एक नज़र साजिब साहब के कैबिन पे देखा और अंदर चलाया। अस्सलाम बाबा। वो अंदर आते ही बोला, साजिब साहब किसी से मीटिंग में मसरूफ़ थे। उन्होंने सर उठाकर उसे देखा, जो मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रहा था। दूसरी नज़र उनकी घड़ी पर गई। दानियाल साहब, आपकी मैनर्स कहाँ हैं? बगैर इजाज़त आप अंदर कैसे आ गए? वो चश्मा चढ़ा संजीदा अंदाज में बोले। दानियाल ने थूक निकली, आज तो पक्के हिटलर बने हुए हैं। उसने दिल ही दिल में सोचा। सॉरी। वह एक नज़र उन्हें देखता खामोशी से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद साजिब साहब ने मीटिंग को समेटा और उन साहब को रुखसत किया। एंटर काम से उन्होंने अली को बुलाया। इंटरकॉम से उन्होंने अली को बुलाया। दानियल कहाँ है? वह अब नॉर्मल अंदाज में बोल रहे थे, सर वो आपके कैबिन के बाहर बैठे हैं। ठीक है, और लेट कम को सज़ा दे दो, कमर्स को सज़ा दे दो। वो मुस्कुराते हुए लहजे में पूछ रहे थे। अली भी हंस दिया। जी सर, आपके कहे के मुताबिक लिफ्ट ऊपर फ्लोर पर ले जाकर बंद करवा दी थी और सीढ़ियों से ही आए हैं। हाँ, वो हमारा बाप नहीं है, हम उसके बाप है। उसे लग पता चल जाएगा कैसे बॉस से पाला पड़ा है। भेजो उसे अंदर। जी सर। अली के अंदर जाने के कहने पर वो गहरा सांस लेता अंदर आ गया, मगर अब की बार इजाज़त लेना नहीं भूला। कम इन सर। साजिब साहब ने मुस्कुराहट दबाई, मगर हनूस काम करते रहे। सर कम इन। वो एक बार फिर दरवाज़ा बजाते हुए बोला। यस। अब की बार साजिब साहब को उस पर तरस आ गया। आप आज लेट हैं मिस्टर। वो उसे घूरते हुए बोले, मेरे फरिश्तों की तौबा जो आइंदा लेट हो जाओ। अब क्या कहेंगे? सीढ़ियों से चौथे फ्लोर पर बुलाकर बदला ले तो चुके हैं। वो कमाल इत्मीनान से गोया हुआ। साजिब साहब उसे घूर कर रह गए। मजाल है जो कभी इसे डबल क्रॉस कर सके। अच्छा सुनो, आज से पूरे 1 हफ्ते तक तुम मार्केटिंग मैनेजर इरफान के साथ रहोगे और अगले पूरे हफ्ते फाइनेंस मैनेजर बुरहान के साथ रहोगे और सारा काम समझोगे। तुम्हें यह सब मुश्किल लगेगा, मगर तुम गौर से हर चीज़ को समझोगे। जो बात समझ नहीं आए उसे नोट करते रहना, मैं बाद में वो सब क्लियर कर दूंगा। तुम्हें सिर्फ 2 हफ्ते की रहनुमाई मिलेगी, बाद में बिजनेस तुम ही संभालोगे और मैं रिटायरमेंट लूँगा और सुकून से घर रहूँगा। बरखुरदार तुम्हारे तालीम है, मगर तजुर्बा नहीं, और तजुर्बा तुम्हें इन 2 हफ्तों में हासिल करना है। इज़ दैट क्लियर? वो बात के आखिर में सीधे होते हुए देखने लगे। जी बाबा, मैं पूरी कोशिश करूँगा। वह संजीदगी से बोला। आंखें में शरारत थी, मगर लफ्ज़ों में नहीं। कोशिश नहीं, तुम्हें करना है, और यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट में टॉप करने वाले के लिए ये सब मुश्किल नहीं है, मैं जानता हूँ। दानियल हंसा, मगर उसके घूरने पर फौरन संजीदा हुआ। उस बात पर आज तक सब हैरान हैं। खैर, मुझे चलना चाहिए। मार्केटिंग मैनेजर कहाँ मिलेंगे? वो हंसते हुए बोला। साजिब साहब उसे घूर कर रह गए और इंटरकॉम पर इरफान को बुलाया। दानियल को ऑफिस ज्वाइन के 1.5 हफ्ता हो चुका था। मार्केटिंग के बारे में सब कुछ वह अच्छे से जान चुका था। अब ये पूरा हफ्ता फाइनेंस मैनेजर के साथ गुजारना था। पिछले हफ्ते की तरह मामूल के मुताबिक 9 बजे तक ऑफिस था। लिफ्ट के ज़रिए वो अपने आर्जी कैबिन में आया। 3 दिन बाद शाहज़ाद साहब की रिटायरमेंट के बाद वो उसे कैबिन मिलना था। इंटरकॉम पर उसने अपनी सेक्रेटरी आयशा को बुलाया। आयशा एम्प्लॉय थी। कुछ दिन के लिए आर्जी तौर पर उसे दानियाल की सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था। कम इन सर। वो शाइस्तगी से इजाज़त मांग रही थी। यस प्लीज़। उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया और वो कुर्सी पर आ बैठी। मिस आयशा, अली इंडस्ट्री के साथ हमारी मीटिंग कब है? वह लैपटॉप से नज़र हटाकर सीधा हुआ। अली इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, जिसमें वो पार्टनरशिप चाहते थे। ये टेंडर बहुत बड़ा था। दानियल को साजिब साहब पहले ही सख्ती से ताकीद कर चुके थे कि उन्हें हर हाल में ये प्रोजेक्ट चाहिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से करोड़ों का फ़ायदा पहुंच सकता था।
जी सर, मीटिंग परसों है। आयशा ने एक फ़ाइल उसकी तरफ बढ़ाई। सर, मैंने इस फ़ाइल की हर हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बना ली। वेरी गुड मिस आयशा, ये फाइल्स ले जाए और इन्हें अच्छे से रीड कर ले। जहाँ कोई प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकती हैं। दानियाल ने आयशा के हाथ से फ़ाइल ली, फिर साहिस्ता अंदाज में उसे देखकर मेज़ पर पड़ी फाइल की तरफ इशारा करते हुए बोला, जी सर, और कुछ? आयशा जानने के लिए उठी। अली को भेज दे। बाबा से छुप कर ही वो आखिर में दांत नकोचते हुए बोला। आयशा ने मुस्कुराहट दबाई। उसे पता था अब क्या होने वाला है। जी सर। वो बाहर की तरफ बढ़ी। 5 मिनट बाद अली ने कैबिन का दरवाज़ा खटखटाया। आ जाओ यार। अली आंखें घुमाता पेन और कागज़ संभालता अंदर आ गया। बैठो अली। दानियाल रिलैक्स होकर कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर बैठ गया। हाँ तो लिखो। वो गला खंगारते हुए बोला। 2 बिरयानी की प्लेट, 5 समोसे, 3 रोल, 2 चना चाट की प्लेट, 4 कबाब, दही भल्ले लाजमी मंगवाना, 2.5 लीटर की कोक। और मीठे में सर क्या अभी मीठे की कसर रहती है? अली बेचारा जब लिख लिख कर थक गया तो सर उठाकर हैरान और बेचारगी से के मारे बोल रहा, मतलब क्या है तुम्हारा? मीठे के बगैर भी भला काम चलता है? दानियल नखोद से बोला। मीठे में रसमलाई, बस यही, थोड़ा सा सामान मंगवाना है। देर ना करना, सुबह से काम कर कर के थक गया हूँ। वो भी भूख के पेट कहाँ इंसान काम कर सकता? वो बेचारगी से बोला। अली ने सर ऊंचा करके दानियाल से थोड़े फासले पर पड़ी डस्टबिन को देखा, जो लेस की खाली पैकेट और जूस के खाली डब्बों से भरी पड़ी थी, बल्कि आधा सामान तो उबल उबल कर बाहर आ रहा था। अली ने आंखें घुमाई। जी सर, बिल्कुल, भूखे पेट कहाँ रहा जा सकता है? वो सर हिलाते हुए बोला। दानियाल ने ज़ोरों शोरों से सर ताकीद में हिलाई। आपसे, वो बड़बड़ाया। कुछ कहा? दानियाल ने उसे घूरा। नहीं, कुछ नहीं, मैं मंगवाता हूँ, वो कहकर दरवाज़े की तरफ बढ़ा के दानियाल की आवाज़ पर रुका। माशाल्लाह कहो, नज़र लगाओगे तुम मुझे? वैसे तो मुझे नहीं लगेगी, मगर तुम भूखों की तरह डस्टबिन देख रहे थे। दानियाल ने नखोद से कहा। नहीं सर, मैं सोच रहा था डस्टबिन खाली करवा दूँ। अभी आपने मज़ीद खाना है? हाँ, ये अच्छी सोच है, करवा देना, मगर अभी ये सब तो ला दो, बहुत भूख लगी है। अब जाओ। दानियाल ने लैपटॉप अपने सामने कर लिया। अली गहरा सांस भरता बाहर आया। अपने कैबिन में बैठी आयशा ने उसके हालत पर ज़ोरदार कहकहा लगाया। वो तो जल भुन गया। वो आयशा को सख्त नज़र से घूरता तन पन करता वहाँ से चल गया। दिन ब दिन मौसम में खुनकी बढ़ती जा रही थी। गर्मियों को अलविदा करने के बाद बरसात का मौसम भी कब से रुखसत हो चुका था। साजिब साहब अब रिटायरमेंट लेकर घर आराम फरमा रहे थे, जबकि वो सोहेल और फरहान साहब के हमरा सवात की सैर को गए हुए थे। दानियाल ने बाकायदा और एलानिया तौर पर कंपनी का हेड का अहदा संभाल लिया था। अली की हालत तो काबिल रहम थी। बेचारा सारा दिन घनचक्कर बना रहता। उनकी शादी को 2 माह रहते थे। औरतों की शॉपिंग उरूज पर थी। हफ्ते में करीबन 2 दिन 3 दिन तो बाजार की नज़र हो जाते। अमल, फलक और नूर मुकम्मल तौर पर सुघड़ बनने की कोशिश में थी। सारा दिन या किचन या फिर नॉवेल ड्रामों की नज़र होता। आर्यन और फहद केस निपटा चुके थे, जिनसे उनकी रातों की नींद हराम कर रखी थी। बिन्नी सुनान को लाहौर घुमाने में मशरूफ़ थी। उसे बहाने उसकी भी आउटिंग हो जाती। आज मौसम खासा खुशगवार था। आसमा बेगम 2 बजे के बाद ही अफंदी इसके यहाँ चल गई थी। फलक और नूर सुबह से अमल के कमरे में डेरा जमाए बैठी थी। दानियाल ऑफिस था। आर्यन को आज अपनी तबीयत ज़रा बोझल महसूस हो रही थी। पिछले कुछ दिनों से वो ठीक तरीके से सो नहीं पा रहा था। फ़हद की जिम्मेदारी पर सब काम छोड़कर वो घर चला आया। रज़िया उनसे लॉन में ही मिल गई। साहब, खाना लगा दूँ? घर में कोई नहीं है, सब बाज़ार गए हैं। रज़िया ने उसे पूछने से पहले ही सारी तफसील बता दी। आप रहने दें, मैं उन तीनों के पास जा रहा हूँ। आर्यन फ्रेश होने के बाद साजिब मेंशन चला आया। किचन से खटपट की आवाज़ें आ रही थी। वो सीधा किचन की तरफ चला आया। जानता था अमल के अलावा और कौन हो सकता, और तो और आखिरी बार अमल को दीदार भी 4 रोज़ पहले हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। अमल जो कुकिंग रेंज के पास खड़ी थी चौंकी। एकदम ही मुड़कर उसने देखा आर्यन किचन के दरवाजे में खड़ा था। वो नीली बंद गले की शर्ट के साथ खाकी पैंट पहने हुआ था। वो दोनों ही हाथ पैंट पॉकेट्स में डाले वो हल्के हल्के कदम उठाता उस तक आ रहा था। संजीदा गहरी आंखें उसका जायज़ा लेने में मशरूफ़ थी।
मैरून रंग के सलवार कमीज में एप्रन पहने, बालों का रफ से जूड़ा बनाया, वो हैरान खड़ी नजर आ रही थी। आर्यन उससे 2 कदम के फासले पर आ रुका। अमल ने गला तर किया। वो कंफ्यूज से अपने होंठ काट रही थी। लोग कहते हैं कि आशिक को अपना महबूब हर हाल में अच्छा लगता है, चाहे वो जैसा भी हो, जिस हालत में भी हो। अमन ने इस बात में सर हिलाया। आर्यन संजीदगी से उसे देखा। फिर मुझे क्यों नहीं लग रहा? वो सवालिया अंदाज में बोला। क्या? अमल उंगलियां चटकाते हुए बोली। महबूब प्यारा क्यों नहीं लग रहा? आर्यन का लहजा संजीदा था, मगर उसके लहजे में मौजूद शरारत की रमक अमल अपने खफगी के ज़ेरे असर महसूस नहीं कर पाई। बताऊं? वो खानखार तेवर लिए उसकी तरफ बड़ी। मजाक कर रहा हूँ जंगली बिल्ली। आर्यन दोनों हाथ उठाए हुए सरेंडर करने के अंदाज में बोला। उसके हाथ से तवा पकड़ा। बड़ी कोई हुसन परस्त हो तुम। आर्यन उसे तंग करने के पूरे पूरे मूड में था। सारी थकन तो उसे देखकर ही दूर जा सोई थी। जब आप इंतहा से ज़्यादा थक जाए तो ऐसे में आपकी थेरेपी आपके बहुत ही अजीज ही हल्की से मुस्कुराहट या दीदार से ही हो जाती है। बड़े कोई कंजूस है आप। अमल दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई। कैसे कंजूसी की है मैंने? आर्यन नफ़ी में सर हिलाते खफगी से बोला। तारीफ नहीं कर सकते किसी की। कितनी कंजूसी दिखाई है। वह हन्नुस खफा थी। तो अगला बंदा इस लायक भी तो हो। आर्यन ने नीचे लब दांतों तले दबाए, बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को छुपाया। अमल शौक के अंदाज में पूरा उसकी तरफ घूमी। क्या कहा? कमर पर दोनों हाथ टिकाए वो लड़ाका अंदाज में बोली। कुछ नहीं कहा वाइफी डार्लिंग। आर्यन ने उसके गाल पर चुटकी भरी। अमल ने झेप कर आर्यन के इस हाथ पर चित लगाए। शर्म कर ले। वो उसे घूरती शर्माती दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई। नहीं आती। वो सेल्फ से टेक लगाते हुए बोला। और क्यों नहीं आती? अमल ने बर्गर बन एक तरफ रखते हुए उसे घूरा। जब अपनों से बात की जाए तो शर्माना कैसा? और तुम तो फिर मेरी बहुत ही अपनी हो, जो सारी उम्र मेरे साथ रहने वाली है और मेरी हाथ साथ बूढ़ी होने वाली है। आर्यन ने अमल के काटे हुए सलाद से खीरा उचकाते हुए कहा। सुनो। अमल उसकी बात के जवाब में खामोश रही। तो भला आखिर वो खुद ही बोल उठा। तुम जब बूढ़ी हो जाओगी मैं तब भी तुमसे प्यार करूँगा। मेरा मतलब है मैं हरगिज़ हुस्न परस्त नहीं हूँ। यानी कि तुम्हारी मुंह पर जब झुर्रियाँ पड़ गई और तुम्हारे दांत नहीं रहेंगे, आंखें भी शायद ही काम करे। वह हौलनाक नक्शा खींचते हुए गाहे बगाहे उसे भी देख रहा था, जिसका मुंह शौक के जेरे असर खुला का खुला रह गया। आर्यन बस करे, वरना ये पेन आपका सर दे मारूंगी। अमल ने उंगली उठाकर उसे वार्न किया, साथ ही दूसरी तरफ पड़े पेन की तरफ इशारा किया। आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। अमल बर्गर बन सेकती हुई खफगी से बोली। यार मजाक कर रहा हूँ, आई स्वेयर। सिर्फ तंग कर रहा था और कुछ नहीं। आर्यन ने उसे कांधों से थामा। मेरी नज़र में तुम दुनिया की पहली और आखिरी खूबसूरत लड़की हो। वो बेपनाह खूबसूरत, बेइंतहा खूबसूरत और सबसे खूबसूरत दिल की मालिक लड़की। वो उसकी गहरी आंखों में झांक कर रहा था। आर्यन, क्या आप सारी ज़िंदगी मुझसे यूं ही मोहब्बत करते रहेंगे? और अगर जवाब ना हुआ तो वो उसे छेड़ने से बाज नहीं आया। और ना करने की वजह वो तहम्मुल से बोली। शायद कोई और लड़की मुझे पसंद आ जाए। हो सकता है। वो कंधे झुकाए हुए बोला। जान ले लूँगी मैं आपकी, और उसके बाद उस लड़की की भी। खबरदार जो मुझसे मोहब्बत करना छोड़ी, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगी सबकी। गुस्से में उसकी छोटी सी नाक सुर्ख हो चुकी थी। आर्यन ने निचला लब दांतों में दबाया। अपने बेसाख्ता उमड़ाने वाली ही मुस्कुराहट को रोका। हाँ, सो क्यूट। आर्यन ने उससे नाक खींची। क्या है, पीछे हो? फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। अमन ने चम्मच उसके हाथ में दे मारा। सही डीएसपी की बीवी लग रही हो। उसकी बात पर अमल का कहका बेसाख्ता था। जल्दी से ये बर्गर बनाओ और साथ में मेरे लिए कॉफ़ी भी ले आना। मैं इन चुड़ैलों के पास जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद अमल सर झटक कर हंस दी। नूर के लिए फहद का रिश्ता आया था। बहन होने का फ़र्ज़ बिनेश ने ही पूरा किया था। उसने इतनी शाइस्तगी से सबके सामने अपना मुद्दा रखा कि कोई इनकार नहीं कर पाया। फहद देखा भला बच्चा था और आर्यन का दोस्त था। उससे ज़्यादा किसी को क्या चाहिए था? किसी को बख्त कुरैशी से कोई गर्ज नहीं था। अदालत के फैसले के बाद अब वह उम्र कैद की सज़ा काट रहा था। भटकने में एक लम्हा लगता है, मगर उस भटके लम्हे की तलाफी में सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। उसने जो किया वो उसका अंजाम पा चुका था। फहद को उस बात पर कोई मलाल नहीं था, क्योंकि उसने वर्दी
पहनते वक्त वतन से वादा किया था कि वतन की अज़मत की राह में उसका कोई बहुत अपना ही क्यों ना हो आएगा, कोई अपना ही मुजरिम क्यों ना हो, वो हकदार को उसका हक और गुनहगार को उसकी सज़ा देकर रहेगा। और वो वादा पूरा करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। ज़िंदगी में कभी भी कुछ इंसान की अपनी मर्ज़ी से नहीं होता, जो होता है उसमें रब की रज़ामंदी होती है। मौसम अगरचे बहुत सर्द नहीं था, मगर मौसम की शिद्दत बहुत सर्द थी। बाहर रुखसत हुए जज़ा का दौर चलाया था। दरख्तों पर बहार दिखाते पत्ते और पौधों पर रंग बिखरती फूलें झड़ चुके थे। पाँव तले आए पत्तों की खड़खड़ाहट खूब आवाज़ पैदा कर रही थी। ऐसी ही उदास रुखसत हुई शाम। वो नारंगी और कोट पहने, मफलर खूब अच्छे से अपने इर्द गिर्द लपेटे, दो बत्ती सुर्ख का मंजर देखने में महबूब थी। आज सनान की वापसी थी और वो और फाद उसे एयरपोर्ट छोड़ने के बाद बाग जना चले आए थे। फहद जानता था उसका मूड ठीक नहीं है, वो सुनान के जाने पर उदास थी। इतने दिन वह दोनों एक साथ पूरा लाहौर घूमते रहे, वह आज उसकी वापसी दुखी थी। फहद उसका मूड ठीक करना चाहता था, इसलिए वो उसे यहाँ लाया था। बिनेश को फूल चौक के बहुत पसंद थे और अगर अक्सर अक्सर कसरत में होते तो वो भी ज़्यादा। वो जानता था फूल देखने लायक कहाँ रही है, मगर फूलों दरख्तों की बेरौनकी मौजूदगी भी बिनेश के लिए बहुत अहमियत की हामिल थी। फहद ने सर झटका और उस तक आया, हाथ में पकड़ा कॉफ़ी का कप उसे थमाया, जिसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे कबूल कर लिया। फहद ने कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए उसकी तरफ देखा, जो सपाट नज़रों से इर्द गिर्द देखने में मगन थी। बिनेश गुड़िया। बिनेश चौंकी और उसकी तरफ मुतवज्जह। क्या तुम दानियाल, मेरा मतलब है दानियाल को भूल चुकी हो ना? मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है तुम्हारे लिए, तुम मुझे भूलो, मगर मैं चाहता हूँ तुमने मुझे रावलपिंडी फ़ोन किसी दबाव में या मेरी मोहब्बत में आकर किया था क्या? फहद संजीदगी से उसकी तरफ मुड़ा। वो फुल यूनिफॉर्म में थका थका सा नजर आ रहा था। बिनेश ने गहरा सांस लिया। भाई, बीता वक्त इंसान उसी में सब्र करना जान लेता है जो उसे रब देता है, और रब जो देता है वो बेमिसाल देता है। कोई ज़िंदगी से जाता है, उसकी जगह कोई और आता है, जो आपको हंसाता है, मुस्कुराता है और जीना सिखाता है। और बाज़ औक़ात हमारे पास पहले ही वो इंसान होता है, और मेरे लिए वो आप ही थे जिसने मुझे जीना का मतलब बताया। पता है, मुझे अब वो याद नहीं आता। मैं उसे ये सोचकर भूल चुकी हूँ कि उसमें मेरे रब की मसलियत थी। मैं लाहासिल को मुट्ठी में दबा कर नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि वो मेरे लिए रेत की मानंद था, जिसे जितना काबू में करना चाहूँ वो उतना ही बेकाबू हो रहा था। वो हमेशा से फलक का था और उसी का रहेगा। बिनेश ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए नज़र कॉफ़ी पर नज़र जमाते हुए आम से लहजे में कहा, क्या सच में? हाँ बिल्कुल भाई, अल्लाह कुछ लेता है तो बदले में बेहतरीन देता है। मेरे लाहासिल के पीछे आप मुझसे दूर चले जाते तो मैं तहा दामन रह जाती। कजा के इंसान के पास सब हो, मगर अगर रिश्ते ना हो तो उस इंसान की शनाख्त नहीं होती। मुझे दानियाल की लाहासिल मोहब्बत ने रब की मोहब्बत अता कर दी है, जो मेरे बहुत काम आने वाली है। खैर, मैं भी ना। उसने सर झटका और मुस्कुराकर फहद को देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉफ़ी के घूंट भरने लगी। फहद दिल से मुस्कुराया। आज वो बहुत ज़्यादा सुकून में था। दिल में जो फांस चबा रहा था वो भी निकल गया था। मुझे तुम पर भरोसा है, सबसे ज़्यादा भरोसा आप पर ही है भाई। और वो पूछता है, मुझ पर भरोसा है, सबसे ज़्यादा आप पर भरोसा है भाई। बिनेश ने मोहब्बत पास नज़रों से फहद को देखा, जिसने उसका सर होले से थपका। कॉफ़ी का कप लिए वो डस्टबिन की तरफ गया। बिनेश उस सारे अरसे में अपने जान से प्यारे भाई को देखती रही। और अगर मैं तुम्हारे बारे में कोई फ़ैसला लूँ, वो कॉफ़ी का खाली कप डस्टबिन में डालता डस्टबिन की नज़र करने के बाद वापस आया तो इधर से ही बात जारी रखते हुए बोला, तो ये क्या आपसे बेहतरीन फ़ैसला मेरे लिए कोई कर ही नहीं सकता। बिनेश ने वापसी के लिए कदम बढ़ाए तो फहद भी उसके साथ हो लिया। तो समझो, तुम्हारे लिए मैं फ़ैसला कर चुका हूँ। फहद ने मुस्कुरा कर उसे देखा। क्या फ़ैसला? बिनेश ने हैरानगी से उसे देखा, जो मुसलसल मुस्कुराता था। तुम यूरोप जा रही हो, तुम्हें PhD करनी है, इज़ दैट क्लियर? आखिर में फहद हाकिमाना अंदाज में बोला। यस सर।
बिनेश एक हाथ माथे तक ले जाकर हंसते हुए बोली, शाम दोनों भाई बहन की मोहब्बत और उनकी कहकाहों की गवाह बनती तारों भरी तारीकी की नज़र होने लगी। आज के लिए इतना ही वाइंड अप करते हैं, फिर कल एक और एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।